एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंतर्गत संगत प्राचल, कोलिजन पैरामीटर या इंपैक्ट पैरामीटर। ओके, हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंतर्गत संगत प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर या कोलिजन पैरामीटर। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने किया थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के जो प्रेक्षण थे वो थॉमसन मॉडल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे में फिर रदरफोर्ड ने अपना नया परमाणु प्रतिरूप रखा और उसी परमाणु प्रतिरूप में सबसे पहले नाभिक को परिभाषित किया गया। ओके, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कुछ अभिग्रहितों पर आधारित है, कुछ पोस्टुलेट, कुछ अभिधारणाओं पर आधारित है। पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम ये देखेंगे आज का टॉपिक संगत प्राचल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभिग्रहित कौन कौन से हैं? अभिग्रहित, ठीक है। तो सबसे पहला अभिग्रहित ये माना गया, सबसे पहली परिकल्पना ये की गई कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक बहुत ही छोटे अत्यल्प आयतन में परिबद्ध रहता है और उस अत्यल्प आयतन को नाभिक नाम दिया गया, ठीक है। तो क्या कहा गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अत्यल्प आयतन में परिबद्ध रहता है, अत्यल्प आयतन में परिबद्ध रहता है और उस अत्यल्प आयतन को क्या नाम दिया जाता है? नाभिक, ठीक है। ये पहला अभिग्रहित। दूसरा अभिग्रहित क्या था? नंबर 2 कि जो टारगेट नाभिक है जिस पर अल्फा कणों को बौछार कराई गई है वो अल्फा कणों की तुलना में बहुत अधिक भारी है ना। तो ऐसे में अल्फा कण टारगेट नाभिक को विचलित नहीं कर सकते, यानी कि टारगेट नाभिक की स्थिति को बदल नहीं सकते। टारगेट नाभिक की स्थिति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। अल्फा कण टारगेट नाभिक की स्थिति को विचलित नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा जो पोस्टुलेट है, तीसरा अभिग्रहित है, वो क्या है? तीसरा अभिग्रहित ये है कि जो टारगेट नाभिक में इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा कणों के साथ जो आकर्षण अन्योन्य क्रिया करेंगे उसे हम नगण्य मानकर चलेंगे। यानी कि टारगेट नाभिक के इलेक्ट्रॉन, टारगेट नाभिक के इलेक्ट्रॉन अल्फा कणों के साथ जो अन्योन्य क्रिया करेंगे उस अन्योन्य क्रिया को, अन्योन्य क्रिया का मतलब जो बल लगेगा, है ना, अन्योन्य क्रिया को अल्फा कणों और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसको हम क्या मानकर चलेंगे? नगण्य मानकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो टारगेट नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्फा कणों को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक। चौथा अभिग्रहित क्या है इसका? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अल्फा कणों और टारगेट नाभिक इतने सूक्ष्म है कि इनको बिंदुवत माना जाएगा, ठीक है। क्या माना गया? अल्फा कण और टारगेट नाभिक दोनों को बिंदुवत माना गया, बिंदुवत यानी कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म, ठीक है। और पांचवा अभिग्रहित ये लिया गया कि अल्फा कण और टारगेट नाभिक के बीच बस एक ही प्रकार की अन्योन्य क्रिया रहेगी और वो कौन सी है? प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अल्फा कण और टारगेट नाभिक के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। और छठा जो पॉइंट था वो कूलाम के नियम से आता है कि अल्फा कण और टारगेट नाभिक के बीच बल लगेगा कितना, तो वो बल इस प्रकार से निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू अल्फा कण का आवेश 2e और इंटू टारगेट नाभिक का आवेश ZE अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर F बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, आई होप आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के जो अभिग्रहित हैं वो समझ में आए होंगे। ये मान लो आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अभिग्रहित लिखिए, तो आपको ये 4 या 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं संगत प्राचल पर।
अब हम देखेंगे संगत प्राचल। संगत प्राचल क्या है उसे समझने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूँ, देखना। जैसे मान लो ये है टारगेट परमाणु जिसके साथ अल्फा कण टकरा रहे हैं, ठीक है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अभिग्रहितों के हिसाब से यहाँ पर बीचों बीच में क्या है, नाभिक है, ठीक है। ये जो है ये बीच में जिस पर प्लस लिखा है ये क्या है, नाभिक है, ठीक। इधर से बहुत ज्यादा संख्या में अल्फा कण टारगेट नाभिक के साथ, टारगेट परमाणु के साथ टकराएंगे और उन अल्फा कणों की अलग अलग स्थितियां होंगी, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे मान लो मैं एक साइड से दिखा रहा हूं, ये क्या है, अल्फा कण, ठीक है। और हर एक अल्फा कण को एक ऊर्जा देकर छोड़ा गया है ना। हर एक अल्फा कण के पास एक ऊर्जा है निश्चित, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं तो ये अल्फा कणों का क्या है, शुरुआत में वेग यानी कि प्रारंभिक वेग, ठीक। अब आप पाएंगे कि नाभिक के पास से जब अल्फा कण निकलते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से प्रकीर्णन होता है, अलग अलग प्रकार से अल्फा कण विचलित होंगे, विक्षेपित होंगे। देखिए तो यदि कोई अल्फा कण बिल्कुल नाभिक के पास ही पहुंच गया, नाभिक के ऊपर जाकर टकराएगा तो वो अल्फा कण टकराकर वापस भी लौटेगा, ठीक। और जो अल्फा कण नाभिक से बहुत दूर है वो सीधा ही निकल जाएगा, जैसे ये वाले निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण जो है वो नाभिक के पास यदि होंगे तो वो अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होंगे और कुछ अल्फा कण जो नाभिक से दूर होंगे वो न्यून कोण पर प्रकीर्णित होंगे, है ना, कम कोण बनेगा। तो प्रकीर्णित अल्फा कण द्वारा अल्फा कण के प्रारंभिक वेग के साथ जो कोण बनता है उस कोण को तो क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण, ओके। और आप देखेंगे कि हर एक अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से निश्चित दूरी है, ठीक है। हर एक अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से निश्चित दूरी है। इसी दूरी को ही क्या कहा जाता है, संगत प्राचल। क्या कि अल्फा कण के प्रारंभिक वेग, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी ही क्या कहलाती है, संगत प्राचल कहलाती है, संगत प्राचल कहलाती है, इंपैक्ट पैरामीटर कहलाती है। इसे बी से दर्शाया जाता है, ओके। तो संगत प्राचल बताता क्या है, संगत प्राचल ये बताएगा कि अल्फा कण का प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा, यानी कि संगत प्राचल अल्फा कण के प्रकीर्णन को निर्धारित करेगा कि प्रकीर्णन का रूप कैसा होगा। यदि b का मान क्या हो, b का मान यदि 0 ही हो, संगत प्राचल b का मान 0 है, यानी कि प्रारंभिक अल्फा कण के प्रारंभिक वेग और नाभिक के केंद्र के बीच दूरी लगभग 0 है, दूरी नहीं है, तो इसका ये मतलब है अल्फा कण 180 डिग्री पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट जाएगा, ठीक है। यदि b का मान 0 से बड़ा तो है लेकिन अल्प है, तो उस स्थिति में अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होगा, 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर, जैसे आप इस वाले अल्फा कण को देख सकते हैं, ठीक है। यदि b का मान 0 से ज्यादा है और कंसिडरेबल है, मतलब मान्य है कि भाई अल्प नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है तुलनात्मक रूप से, उस स्थिति में अल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम कोण पर प्रकीर्णित होगा। और यदि b का मान बहुत ज्यादा है 0 से, उस स्थिति में अल्फा जो कण है वो बिल्कुल पार निकल जाएगा, थीटा वहां पर क्या रहेगा, 0, प्रकीर्णन कोण का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। संगत प्राचल का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। कल्पना करते हैं कि एक अल्फा कण है जिसका संवेग है p1 वेक्टर, इसका द्रव्यमान m और वेग v, ठीक है। और अल्फा कण टारगेट नाभिक से क्या प्रकीर्णित होकर अति परिवलयाकार पथ तय करते हैं और टक्कर के बाद, प्रकीर्णन के बाद इसका जो संवेग है वो हो जाता है, मान लेते हैं p2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर प्रकीर्णन कोण कितना है, p1 और p2 के बीच प्रकीर्णन कोण कितना है, थीटा है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, संवेग का परिवर्तन,
संवेग का परिवर्तन कितना होगा। तो संवेग का परिवर्तन हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज के नियम से। हमें पता है कि ये P1 वेक्टर है और ये P2 वेक्टर को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये मान लो P2 वेक्टर है। तो P2 में से P1 को घटाएंगे तो परिणामी जो आएगा वो किधर होगा, त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा निरूपित किया जाएगा, यानी कि डेल्टा P वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा P वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। कैसे आप देख सकते हो, त्रिभुज का नियम ये कहता है कि यदि दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं तो उनके सदिश योग का परिणामी जो है त्रिभुज को विपरीत क्रम में बंद करने वाली भुजा द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आई होप आपने समझा होगा इस बात को। अब देखो ना कि इसमें जो P1 और डेल्टा P वेक्टर है ये क्रमागत है और P2 विपरीत क्रम में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि P2 वेक्टर जो है वो P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P वेक्टर के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से डेल्टा P वेक्टर क्या आ जाएगा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ठीक है, और यहाँ P1 और P2 के बीच कोण कितना है, थीटा, प्रकीर्णन कोण। ओके, एक काम और भी किया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ से लंब डालता हूँ, यहाँ से मैंने लंब डाला है ना, लंब अर्धक है एक प्रकार से, कोण अर्धक भी है। तो यहाँ से लंब डालूंगा तो ये जो कोण है ये कितना बनेगा, यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा, θ/2। ये कोण रहेगा θ/2, ये 90। तो ये बचा हुआ यहाँ पर कोण कितना बनेगा, ये वाला कोण ये होगा π/2 माइनस θ/2। ओके, तो डेल्टा P प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक वेग की दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, π/2 माइनस θ/2। ओके, चलो इतना दिखाने के बाद मैं डेल्टा P वेक्टर का वैल्यू और निकाल लेता हूँ। देखो, क्योंकि जो टारगेट नाभिक है वो विचलित नहीं हो रहा अल्फा कण से, इसलिए अल्फा कण का जो P1 अल्फा कण का जो प्रारंभिक संवेग है उसका परिमाण और अंतिम संवेग है उसका परिमाण वो सेम रहेगा, केवल दिशा का अंतर आएगा। यानी कि P1 वेक्टर का परिमाण और P2 वेक्टर का परिमाण जो है वो बराबर रहेगा और वो m/v के बराबर रहेगा। ठीक है, अब यदि हमें परिणामी निकालना है डेल्टा P का, तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार या त्रिभुज के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं रूट P1 स्क्वायर यानी कि mv होल स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर mv होल स्क्वायर माइनस 2P1 mv इंटू mv, तो mv स्क्वायर। और यहाँ पर कोण कितना है, P1 और P2 के बीच कोण कितना है, थीटा, तो cos थीटा। तो यहाँ से परिमाण आ जाएगा रूट mv इंटू देखो, अब देखो यहाँ से 2mv स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2mv होल स्क्वायर बाहर 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2mv होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा डेल्टा P वेक्टर का मोड यानी कि परिमाण बराबर आ जाएगा 2mv और साइन θ/2। ये आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो अब हमें पता है आवेग संवेग प्रमेय से, आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय क्या कहता है कि संवेग का परिवर्तन जो है वो आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा P वेक्टर बराबर I वेक्टर, और I वेक्टर को किस तरह लिखा जाता है, F वेक्टर डॉट dt। ओके, डेल्टा P वेक्टर। ठीक है, अब यदि मैं और देखो ये बात आप याद रखना कि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन के, आवेग सदिश राशि और आवेग की दिशा किधर रहती है, संवेग परिवर्तन की दिशा में। ठीक है, तो यदि मैं एक चित्र और बनाऊं यहाँ पर तो आप पाएंगे कि देखिएगा
तो यदि मैं एक चित्र बनाऊं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा कण है, यही वाला, ठीक, और ये ऐसा जाके यूं विक्षेपित हो रहा है। थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ इसको, वरना फिर साफ नहीं दिखेगा। ये मान लो अल्फा कण है, ठीक है, और ये अति प्रवलयाकार पथ तय करता हुआ इधर जा रहा है, और फिलहाल जो परमाणु है उसके अंदर जो टारगेट नाभिक है यहाँ, वो नाभिक इस जगह पर है। लेट अस सपोज ये टारगेट नाभिक है जिसके साथ अल्फा कण टकरा रहा है। अब मान लेते हैं कि नाभिक यहाँ पर है और अल्फा कण फिलहाल इस जगह पर है, तो नाभिक अल्फा कण पर बल लगा रहा है, विद्युत प्रतिकर्षण बल, और वो इस तरफ है F, ठीक। और डेल्टा पी वेक्टर इस चित्र के अनुसार डेल्टा पी वेक्टर किधर जा रहा है, मान लेते हैं इस तरफ, ये डेल्टा पी वेक्टर, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे यहाँ तक की बातें। आप देख सकते हैं कि इधर में डेल्टा पी और F के बीच में, F वेक्टर के बीच में क्या है, एक कोण है फाई, ठीक है, क्योंकि थीटा तो किस किस के बीच कोण है, थीटा तो अल्फा कण के प्रारंभिक और अंतिम संवेग के बीच में है, ठीक है ना। थीटा तो अंतिम और प्रारंभिक संवेग के बीच में है। यहाँ पर P और F के बीच में कोण कितना है, फाई है। जबकि हमें आवेग को किधर लेना होता है, संवेग परिवर्तन की दिशा में, यानी कि ये जो बल है इसकी दिशा हमें संवेग परिवर्तन की दिशा में लेनी है, यानी कि बल का वो घटक लेना है जो संवेग परिवर्तन की दिशा में है। तो F का इधर घटक हो जाएगा F cos फाई। तो यहाँ पर डेल्टा पी का जो मोड, क्योंकि अभी दोनों एक ही दिशा में है, तो अब एरो मार्क करने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा पी बराबर आ जाएगा F cos फाई और dt। ओके, ये समीकरण नंबर मैं मार्क कर लेता हूँ 2। और अब हम आगे और बढ़ते हैं इसमें, तो पाएंगे देखो डेल्टा पी वेक्टर बराबर ही आ गया। डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी की जगह लिख सकते हैं 2mv sin थीटा बाई 2, और इधर आ जाएगा F cos फाई और dt। अब देखो फाई के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रहे हैं, फाई के वैल्यूज यहाँ पर बदल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखो फाई का वैल्यू यहाँ पर, ये जो फाई है उसका वैल्यू मिनिमम यहाँ तक जा सकता है पीछे, है ना, कितना, माइनस पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 से, और प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2 तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप सोचे कि ये अल्फा कण मतलब कितना मिनिमम कोण पर जा सकता है, तो ये अल्फा कण वापस उसी दिशा में चला जाए, है ना, टकराकर वापस उसी दिशा में चला जाए, तो इतने कोण पर जा सकता है ना। 10,000 अल्फा कणों में से 1-2 अल्फा कण टकराकर वापस जाते ना, तो वैसे ही उसमें से एक ये वाला अल्फा कण जो अभी इधर इसका परिणामी संवेग है, तो वो बिल्कुल इधर हो जाए अल्फा कण के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो यानी मिनिमम कोण ये हो सकता है माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 से, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये जो इधर जा रहा है, हमने ये कंडीशन दी है, तो ये वाले कोण तक, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, आई होप आपने समझा होगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 2mv sin थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 F cos फाई dt। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज और करने वाला हूँ, तो यह आ जाएगा 2mv sin थीटा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। इसकी जगह F cos फाई, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ d फाई अपॉन dt और अपॉन d फाई, ओ सॉरी ऐसा नहीं, dt अपॉन d फाई इंटू d फाई, ठीक है, dt अपॉन d फाई, मैंने d फाई को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये इक्वेशन नंबर मैं मार्क कर लेता हूँ इसको 3। अब आप देखो यहाँ पर d फाई अपॉन dt क्या होता है, कोणीय वेग, ठीक है, और ये dt अपॉन d फाई है, तो dt अपॉन d फाई को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कोणीय वेग, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो dt बाई d फाई की जगह 1 अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि
जो ओमेगा स्क्वायर है एम आर स्क्वायर ओमेगा वो नियत रहता है कितने के एम वी और बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एम से एम तो कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा वी बी अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वी बी। तो ये 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डी टी बाई डी फाई का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो इधर लिखा जा सकता है यहाँ पर 2mv sin थीटा बाई 2 ओके और इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा देखो एफ cos फाई ओके और dt अपॉन डी फाई का वैल्यू यानी 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन वी बी और cos फाई डी फाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली, मैं इस वाले टर्म को LHS को नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, माइनस एफ आर स्क्वायर अपॉन वी बी और cos फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, और माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन वी बी और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ओके और माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा और साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 ये डबल हो जाएगा इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन वी बी, छोटा बी लेना है बेटा, सॉरी छोटा बी यहाँ पर कंसिडर करना है, वी बी अपने बी क्या होता है संगत प्राचल होता है, ये सही है बी संगत प्राचल है, एफ आर स्क्वायर अपॉन वी बी और ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, और इधर तो चलता आ ही रहा है 2mv साइन थीटा बाई 2। हमें किसका वैल्यू निकालना है b का, तो b आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से b आ जाएगा, देखो क्या b आएगा, देखो 2 से 2 इधर कट जाएगा तो ये बनेगा m, देखो एफ आर स्क्वायर और cos थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा b बराबर एफ आर स्क्वायर और कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर, बस इतना ही है एम वी स्क्वायर ओके। तो ये b का वैल्यू आ गया। आप चाहे तो f का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 4th। और f क्या होता है, f होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये f का मान रख दिया मैंने, और इंटू आर स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो b आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा b इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई, जहाँ ई क्या है कण की अल्फा कण की ऊर्जा, समीकरण नंबर 5। तो ये था संगत प्राचल का डेरिवेशन। आई होप आपने समझा।